Hello everyone, I'm Dr. Pallavi and this is the part 2 of lac-operon. तो lac-operon जैसे कि we discussed in the part 1 session that it is basically the set of genes that are used for the utilization or breakdown of lactose. तो जब सेल में lactose प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर से बाइंड करेगा जो ऑलरेडी ऑपरेटर से बाउंड होता है, फिर यहां से उसको नॉक ऑफ कर देगा, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने का रास्ता क्लियर हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और हमारी जीन्स ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट कर जाएगी। अब इसका पार्ट 2 आता है जिसमें ई कोलाई के पास एक छोटा सा धर्म संकट है। अब वो क्या है, ई कोलाई के पास ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने देखा कि जब ई कोलाई के पास लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक-ओपेरॉन एक्टिव होता है और जब लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक-ओपेरॉन शट डाउन होता है। सो सेल इज यूजिंग दिस वे टू सेव इट्स रिसोर्सेज एंड एनर्जी। लेकिन अब ई कोलाई के पास जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है, अब वो क्या करेगा? सो वी कैन इमेजिन दिस सिचुएशन एनालोगस टू आवर सिचुएशन। जैसे कि इफ आई से मुझे भूख लगी है, मेरे पास मैगी है, मेरे पास सम अदर थिंग नॉर्मल फूड है जो हम रोज खाते हैं, रोटी सब्जी। आई वुड लाइक, मुझे तो मैगी अच्छी लगती है, आई वुड प्रेफर मैगी। तो ई कोलाई को भी ग्लूकोज अच्छा लगता है। अब ई कोलाई कहेगा ग्लूकोज भी आ गया, लैक्टोज भी आ गया, मैं तो पहले ग्लूकोज दूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट क्या है, मेरा फेवरेट है ग्लूकोज। तो अब जब ई कोलाई के पास ये दोनों ऑप्शन है तो ऐसे धर्म संकट में ई कोलाई क्या करेगा, पहले फटाफट ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेगा और फिर ग्लूकोज को कंज्यूम करने के बाद वो लैक्टोज पर आएगा। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं डायऑक्सिक ग्रोथ। डायऑक्सिक ग्रोथ में क्या होता है कि वी कैन सी कि जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, ई कोलाई पहले ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा और एक पॉइंट पे आके ग्लूकोज यहां पे खत्म हो गया तो ई कोलाई की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हुई और अब ई कोलाई क्या करेगा, ग्लूकोज नहीं है तो वो लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन इज कि ग्लूकोज इज द प्रेफर्ड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट और एनर्जी फॉर ई कोलाई रादर देन लैक्टोज। और ऐसा क्यों? क्योंकि लैक्टोज यूज करने के लिए, एज आई सेड, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, लैक्टोज यूज करने के लिए ई कोलाई को मेहनत करनी पड़ेगी, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और जब ई कोलाई के पास फ्री फंड का ग्लूकोज आ रहा है तो ई कोलाई कहेगा भाई मैं तो ग्लूकोज लूंगा ना, मैं क्यों लैक्टोज को लूं, ब्रेक डाउन करूं और वो सब करूं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब नाउ वी कम टू दिस रेगुलेशन ऑफ लैक-ओपेरॉन। एक छोटा सा की फैक्ट जो हमें याद रखना होगा कि जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, साइक्लिक एएमपी, एएमपी इज एटीपी, एडीपी एंड एएमपी, हमें पता है एडेनिन मोनोफॉस्फेट। तो जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल लो होता है और जब ग्लूकोज का लेवल लो होता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई होता है। अब इस की फैक्ट को याद करते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब क्या होता है, जब ग्लूकोज का लेवल हाई है तो ई कोलाई ने ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लिया। जब ग्लूकोज का लेवल कम है, अब ई कोलाई को चाहिए कि भाई इन जीन्स को एक्टिवेट करो, अब क्या करूं मैं? तो ऐसे केस में एक एंटिटी, हमारे पास एक और एंटिटी होती है, जैसे पिछले केस में रिप्रेसर थी, उसको हम बोलते हैं कैप प्रोटीन। Some textbooks say it as cap protein, catabolite activate protein. Some textbook nomenclate it as CRP protein. तो कैप प्रोटीन क्या करता है, जब ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है तो कैप प्रोटीन यहां पर बाइंड कर जाता है। हमारे प्रोमोटर और ऑपरेटर के ऊपर एक कैप साइट होती है, लेकिन कैप प्रोटीन को यहां बाइंड करने के लिए तो सिग्नल चाहिए कि भाई इसको कैसे पता कि हमारा ग्लूकोज कम हो गया और हमें लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना और जीन्स को एक्सप्रेस करना है। तो ये कैप प्रोटीन क्या करेगा, जब ग्लूकोज का लेवल, हमने दो की फैक्ट्स देखे थे कि जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होता है और जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाता है।
तो जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ता है, तो ये साइक्लिक एएमपी जाके कैप पे बाइंड कर जाएगा। और अब कैप में आ जाती है हिम्मत। कैप क्या करता है, साइक्लिक एएमपी के बाइंड करने के बाद यहां जाके बाइंड कर जाता है। लेकिन कैप जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज का फ्रेंड होता है, अनलाइक रिप्रेसर। लास्ट केस में हमने देखा जब रिप्रेसर ने बाइंड किया तो इनका ट्रांसक्रिप्शन शट डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रोक दिया। लेकिन कैप प्रोटीन जब यहां बाइंड करता है तो इट इज द फ्रेंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो इससे क्या होगा, डीएनए में एक किंक प्रोड्यूस होगी एंड दिस किंक विल नाउ अलाउ आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड। तो कैप प्रोटीन इज द हेल्पर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड करेगा और हमारी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ट्रिगर कर देगा। सो बेसिकली द फैक्ट इज, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जब हमारे पास ग्लूकोज कम हो गया है तो इंस्टेड ऑफ रिप्रेसर यहां पे कैप प्रोटीन काम कर रहा है और ये बाइंड करने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को बढ़ा रहा है और ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा रहा है। तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। लैकोपेरॉन की पूरी हैंडलिंग यहां भी हो रही थी और उस केस में भी हो रही थी रिप्रेसर वाले। लेकिन जब रिप्रेसर बाइंड कर रहा था तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को हॉल्ट कर रहा था। तो अब क्या होगा, जब रिप्रेसर बाइंड कर रहा था, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को हॉल्ट कर रहा था, तो वो था हमारा नेगेटिव रेगुलेशन। और यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हमारा कैप प्रोटीन बाइंड करा है तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। सो दैट वाज द नेगेटिव रेगुलेशन एंड दिस इज द positive regulation of lac operon.